वेलकम टू सीजेडएमए क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल में पार्ट नंबर चौथा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत एवं पहाड़ियाँ। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। पहला पॉइंट है अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति किस काल में हुई। आंसर है प्री कैम्ब्रियन काल में। अगला पॉइंट है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अरावली है। अगला पॉइंट है अरावली श्रेणियाँ मुख्यतः किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। जाती तो दिल्ली तक हैं लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान में है। अगला पॉइंट है कौन सी पर्वत श्रेणी रेजिड्यूल पर्वत यानी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो आंसर है अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत का विस्तार लगभग कितना है, तो 800 किलोमीटर दिल्ली रिज से गुजरात के पालनपुर तक। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला पॉइंट है जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पहाड़ी में स्थित है, तो आंसर है आबू पहाड़ी में। कुंभलगढ़ शिखर किस पर्वत श्रेणी का भाग है, आंसर है अरावली। गुरु शिखर चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है, माउंट आबू पहाड़ी पर। अगला पॉइंट है अरावली के पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है, तो बनास नदी निकलती है। अगली श्रेणी है विंध्यन श्रेणी। पहला पॉइंट है विंध्यन श्रेणी का विस्तार कहाँ तक है, गुजरात से छत्तीसगढ़ तक। अगला पॉइंट है विंध्य श्रेणी की सामान्य ऊंचाई लगभग कितनी है, तो आंसर है 450 से 600 मीटर तक। अगला पॉइंट है विंध्य पर्वत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला पॉइंट विंध्याचल अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। विंध्य पर्वत को गुजरात में जोप्टिल हिल और बिहार में कैमूर हिल कहा जाता है। यहाँ गुजरात में क्या, जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल। अगला पॉइंट है विंध्यन श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में है। मालवा पठार के दक्षिण में, इसका मतलब मालवा का पठार ऊपर और विंध्यन श्रेणी आपकी नीचे स्थित है। विंध्याचल पर्वत किन पहाड़ियों का समूह है, विंध्याचल, भांडेर एवं कैमूर की पहाड़ियों का ये समूह है। कैमूर श्रेणी किन दो नदियों के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती हैं, टॉन्स एवं सोन नदियों के मध्य में। अगला पॉइंट है कौन सी पर्वत श्रेणी दक्कन श्रेणी के दक्कन पठार के उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, आंसर है विंध्यन श्रेणी। अगला पॉइंट है विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं, आंसर है विंध्यन श्रेणी में। कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक है। उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत में जल विभाजक का कार्य विंध्यन श्रेणी करती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। अगली श्रेणी है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी को 3 जगह बांटा गया है। संरचनात्मक दृष्टि से सतपुड़ा श्रेणी का विभाजन, पहला है राजपिपला पहाड़ी, दूसरा है महादेव पहाड़ी और तीसरी है मैकाल पहाड़ी। पॉइंट है सतपुड़ा श्रेणी का पश्चिमी तथा पूर्वी विस्तार कहाँ तक है, तो पश्चिमी विस्तार रतनपुर से, पश्चिम से पूर्व रतनपुर से अमरकंटक तक। सतपुड़ा श्रेणी की औसत ऊंचाई 770 मीटर है। कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो आंसर है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर धूपगढ़ 1350 मीटर। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, तो महादेव पर्वत पर। पंचमढ़ी शिखर जो 1350 मीटर है कहाँ अवस्थित है, तो महादेव पहाड़ी पर। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अमरकंटक 1065 मीटर। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम, तो पहले नंबर पर बडवानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव पहाड़ी, फिर मैकाल पहाड़ी। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है सतपुड़ा, फिर महादेव पहाड़ी, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर का पठार। सतपुड़ा श्रेणी के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला, सतपुड़ा श्रेणी भारत के मध्य भाग में स्थित है। दूसरा पॉइंट है सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। इसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। आगे देखने जा रहे हैं दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियों के विषय में। तो पहला पॉइंट है नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम एवं पालनी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो आंसर है केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर। अगला पॉइंट है कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन पर स्थित हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मिलन पर है नीलगिरी पहाड़ियाँ।
किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट, नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर। नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माकुमी जो 2554 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है जो 2695 मीटर है। अगला पॉइंट, अनाईमुड्डी चोटी किस पर्वत माला का भाग है? तो अन्नामलाई पर्वत का। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल कहाँ अवस्थित है? तो पालनी पहाड़ियों में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, उनका मंदिर कहाँ है? तिरुमल्ला पहाड़ी पर। चंदन के बनों के लिए कौन सी पर्वत श्रेणी प्रसिद्ध है? तो आंसर है मलयगिरी पर्वत श्रेणी। अगला पॉइंट है, कौन सी पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? इलायची यानी कि कार्डमम पर्वत। अगला पॉइंट है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कार्डमम पहाड़ियाँ। अगले है दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत, तो कार्डमम पर्वत केरल और तमिलनाडु में अवस्थित है। सेबराय पर्वत तमिलनाडु में, पालनी पर्वत तमिलनाडु में, जवादी पर्वत तमिलनाडु में, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में, बेलीकोंडा आंध्र प्रदेश में, नल्लामलाई पर्वत आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, नीलगिरी पर्वत केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, अन्नामलाई पर्वत केरल तमिलनाडु की सीमा पर। अब हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में पढ़ लेते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ताप्ती नदी घाटी से कन्याकुमारी तक। अगला पॉइंट है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई 1646 मीटर है। उत्तरी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर महाबलेश्वर है, जिसकी ऊंचाई 1438 मीटर है। उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री की विभाजक रेखा कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। पश्चिमी घाट पर्वत भी उत्तरी और दक्षिणी में बटा हुआ है। पहला पॉइंट है, दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण मुख्य रूप से किस चट्टान से हुआ? ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान से। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख 1892 मीटर है। दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर पुष्पगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1714 मीटर है। महाबलेश्वर तथा हरिश्चंद्र किस पर्वत श्रेणी की प्रमुख चोटियां हैं? आंसर है पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल कैसा है? तीव्र एवं खड़ा। पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल कैसा है? मंद एवं सीढ़ीनुमा। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम नीलगिरी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी, फिर इलायची या कार्डमम की पहाड़ी। अगला पॉइंट है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला पॉइंट है, पश्चिमी घाट पर्वत ब्रंसोत्थ यानी कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जिसका निर्माण अरब सागर में अवशनवलन के कारण हुआ है। अगला फैक्ट है, पश्चिमी घाट की नदियाँ अपने मुहाने पर ज्वार, नदमुख अथवा एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता की श्रेणी में रखा गया है। अगला पॉइंट है, यूनेस्को ने वर्ष 2012 में पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अगला पॉइंट है, किसी स्थलीय भाग के दोनों ओर के स्थल खंडों के नीचे धंस जाने से मध्य का भाग जो पर्वत की तरह ऊंचा उठा रह जाता है, क्या कहलाता है? तो ब्लॉक पर्वत यानी कि ब्रंसोत्थ। अब हम लोग बात करेंगे पूर्वी घाट पर्वत की। पहला पॉइंट है, पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ तक है? उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर जिंधागड़ा विशाखापत्तनम जो 1600 मीटर है। पूर्वी घाट पर्वत का दूसरा सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी 1501 मीटर है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा लगभग कितने मीटर कम है? तो 1100 मीटर कम है। अगला पॉइंट है, पूर्वी घाट के मध्य भाग में स्थित पूर्वी तथा पश्चिमी पहाड़ियों को क्रमशः किन श्रेणियों के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है बेलीकोंडा श्रेणी एवं पालकोंडा श्रेणी। अगला पॉइंट है, पूर्वी घाट में शिखरों की आकृति कैसी है? कंटीली है। अगला पॉइंट है, पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले है नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश की, फिर बेलीकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश की, पालकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश की। इसके बाद है नगारी पहाड़ी आंध्र प्रदेश की, जवादी पहाड़ी तमिलनाडु की, सेबराय पहाड़ी तमिलनाडु की, पंचमलाई पहाड़ी तमिलनाडु की,
और अंत में है सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु के। अगला हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं भारत के तटीय मैदान को। तो भारतीय तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी एवं समुद्र तट के मध्य तक है। अगला पॉइंट है तटीय मैदान के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है? तो सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण तथा पठारी नदियों के अवसाद के जमाव के कारण। अब तटीय मैदान को हम लोग देख लेते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक पश्चिमी तटीय मैदान, एक है पूर्वी तटीय मैदान। आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पश्चिमी तटीय मैदान को पढ़ेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार सूरत से कन्याकुमारी तक है। अगला पॉइंट है पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो आंसर है पश्चिमी तटीय मैदान। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से। पश्चिमी तटीय मैदान तथा विस्तार, मैदान इधर है, विस्तार इधर दूसरी तरफ। गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र तक विस्तारित है। कोंकण का तट जो है महाराष्ट्र के दमन से गोवा के मध्य तक है। कन्नड़ का तट गोवा से मंगलूर के मध्य। मालाबार का तट मंगलूर एवं कन्याकुमारी के मध्य। यह नोट है, गुजरात के मैदान को कच्छ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहा जाता है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान किस राज्य में सर्वाधिक चौड़ा है? तो गुजरात में। कोंकण के तटीय मैदान पर कौन से वन अधिक पाए जाते हैं? साल तथा सागवान के वन। कयाल, जिनको लेगून कहते हैं, किस तटीय मैदान में पाए जाते हैं? मालाबार के तटीय मैदान में। कन्नड़ के तटीय मैदान में मुख्य कृषि कौन सी है? तो सुपारी, नारियल तथा गरम मसाला आदि। पश्चिमी तटीय मैदान उदाहरण है जलमग्न तटीय मैदानों के। पश्चिमी तट पर अवस्थित प्रमुख नगर हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है जंजीरा, जो महाराष्ट्र में है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। कन्नूर केरल में। नागरकोइल तमिलनाडु में। उडुपी जो है कर्नाटक में। अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्वी तटीय मैदान को। पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो आंसर है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक है? स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूर्वी तटीय मैदान तथा उनके विस्तार। तो तट या मैदान एक साइड में है, दूसरा है विस्तार दूसरी साइड में। उत्कल तट स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के मध्य है। उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी के मध्य है। कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के मध्य। कृष्णा डेल्टा एवं केप कैमोरन के मध्य कौन सा तट स्थित है? आंसर है कोरोमंडल। अगला पॉइंट है तमिलनाडु के किस तटीय शहर को केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है कन्याकुमारी को। अगला पॉइंट है तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है कोरोमंडल। पूर्वी तटीय मैदान में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है? तो आंसर है चिकनी मिट्टी की। अगला पॉइंट है पूर्वी तटीय मैदान में कौन सी झीलें पाई जाती हैं? तो चिल्का, कोल्लेरू एवं पुलिकट लेगून झील बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिकट। उड़ीसा के मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है उत्कल का मैदान। एक तरफ डेल्टा है, दूसरी तरफ राज्य है। तो डेल्टा गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में, कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में, महानदी डेल्टा उड़ीसा में, कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में। नोट हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है पूर्वी तटीय मैदान को उत्तर पूर्वी मानसून तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून दोनों से वर्षा की प्राप्ति होती है। याद रखना है पूर्वी तटीय मैदान को दोनों जगह से वर्षा मिलती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से और उत्तर पूर्वी मानसून से भी। पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी तटीय वाली क्या ज्वार नदमुख बनाती थीं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख पठारों को। पहले जान लेते हैं पठार क्या होता है। तो धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा हो तथा जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, पठार कहलाता है। अगला पॉइंट है भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस ओर है? तो उत्तर एवं पूर्व दिशा की ओर है। भारत की सबसे प्राचीन भू आकृतिक संरचना कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र कौन सी भू क्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होता है? अनावृत्तीकरण से। प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य तत्व हैं। प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीनतम भूखंड है। यह त्रिभुजाकार है। इस पठार में अरावली जैसे प्राचीन बलन स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है।
अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग दक्कन ट्रैप को। दक्कन ट्रैप में किस प्रकार की मिट्टी का विकास है, तो आंसर है काली मिट्टी। गोदावरी नदी किस पठारी क्षेत्र से अपवाहित होती है, तो आंसर है दक्कन ट्रैप से। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र पहाड़ियों का विस्तार किस पठारी क्षेत्र में, आंसर है दक्कन ट्रैप में। कपास के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र कौन सा है, तो दक्कन ट्रैप। क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से किस पठार का निर्माण हुआ, तो दक्कन ट्रैप का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को कहा जाता है मलनाड। मलनाड से लगे पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को हम मैदान कहते हैं। बाबा बुदान की पहाड़ियाँ किस पठार का भाग हैं, कर्नाटक के पठार का। कर्नाटक पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मुलनगिरी या मुल्यानगिरी। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में औसत से अधिक ऊंची मैदानी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर है मैसूर का पठार तथा बंगलूर का पठार। कावेरी नदी का विवाह क्षेत्र किस पठार में, तो आंसर है मैसूर के पठार में। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती तथा भीमा किस पठार की प्रमुख नदियां, आंसर है कर्नाटक के पठार की। अब महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। कर्नाटक का पठारी क्षेत्र धात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। धारबाड़ क्रम की चट्टानें भी यहाँ पे पाई जाती हैं। बाबा बुदान की पर्वतीय क्षेत्र लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आंध्र या तेलंगाना का पठार। रायलसीमा एवं तेलंगाना का पठार किन राज्यों में अवस्थित है, तो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, रायलसीमा का पठार। कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है, तेलंगाना का पठार। सिकंदराबाद एवं हैदराबाद किस पठार के निचले भागों में स्थित हैं, आंसर है तेलंगाना पठार। अब हम लोग पढ़ते हैं मेवाड़ के पठार के बारे में। मेवाड़ पठार का विस्तार किन राज्यों में, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। अरावली पर्वत को मालवा के पठार से कौन सी संरचना अलग करती है, तो आंसर है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार किस नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आंसर है बनास नदी। अब हम लोग पढ़ेंगे मालवा के पठार के बारे में। मालवा के पठार का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में, तो आंसर है मध्य प्रदेश में है। मालवा के पठार की संरचना किस चट्टान से निर्मित है, बेसाल्ट से। मालवा पठार को राजस्थान में क्या कहा जाता है, हाडौती का पठार। मालवा पठार के उत्तर दिशा में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो ग्वालियर की पहाड़ियाँ। मालवा पठारी क्षेत्र किस कृषि के लिए उपयुक्त है, कपास की कृषि के लिए। चंबल, नर्मदा एवं तापी नदियाँ किस पठार की प्रमुख नदियाँ हैं, तो आंसर है मालवा के पठार की। भारत का सर्वाधिक गली अपर्दन कौन सा है, मालवा का पठार। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुंदेलखंड के पठार को। ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच किस पठार का विस्तार है, आंसर है बुंदेलखंड के पठार का। बुंदेलखंड पठार का विस्तार किन राज्यों में, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट है बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 8 जिले जो हैं टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, विदिशा, सागर, निवाड़ी तथा दमोह आते हैं। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन एवं चित्रकूट आते हैं। बुंदेलखंड पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, आंसर ग्रेनाइट व नीस चट्टानें। बुंदेलखंड के पठार में किस मृदा का विकास हुआ है, तो आंसर है लाल मृदा का। अगला पॉइंट है बुंदेलखंड के पठार में चंबल नदी के द्वारा निर्मित महाखड्डों को क्या कहा जाता है, उत्खाद भूमि का प्रदेश। अब पढ़ेंगे हम लोग छोटा नागपुर पठार के बारे में। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में, तो आंसर है झारखंड में। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के अंतर्गत। छोटा नागपुर पठार के उत्तर तथा दक्षिण में क्रमशः कौन से पठार स्थित हैं, हजारीबाग का पठार तथा रांची का पठार। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हिल है। छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, स्वर्णरेखा नदी। अगला पॉइंट है रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से कौन सी नदी पृथक करती है, जो इस पठारी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, दामोदर नदी। पहले ये शोक भी कही जाती थी बंगाल का। अगला पॉइंट है छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो राजमहल की पहाड़ी। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से बनी उच्च स्थलाकृति को क्या कहा जाता है, तो पाटभूमि। कौन सा पठार उत्थित संप्राय यानी कि भूखंड मैदान का उदाहरण है, छोटा नागपुर का पठार। भारत का रूर बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। अगला पॉइंट है पाटभूमि कहाँ पाई जाती है, छोटा नागपुर में। रांची का पठार उदाहरण है उत्थित पेनी प्लेन का। अगला पॉइंट है छोटा नागपुर पठार है एक अग्र गंभीर। अगला पठार है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है, तो मध्यवर्ती भाग में।
दंडकारण्य का पठार मुख्यतः किन राज्यों में? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में। दंडकारण्य पठार में स्थित किस क्षेत्र में टिन धातु पाई जाती है? तो बस्तर, छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल दंडकारण्य पठार से होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेघालय का पठार। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का। गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियाँ किस पठार में अवस्थित हैं? मेघालय के पठार में। अगला पॉइंट है मेघालय पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? तो लैटेराइट मिट्टी का। मालदा गैप की उत्पत्ति कैसे हुई है? प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धसाव के कारण हुई है। अगला पॉइंट है छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से किसके द्वारा अलग होता है? तो मालदा गैप द्वारा। मालदा गैप किस अन्य नाम से जाना जाता है? राजमहल गारो गैप। अगला पॉइंट है संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार किसका अंग है? प्रायद्वीपीय भारत का। अब भारत के प्रमुख दर्रों को हम लोग देखेंगे।